1 है ना, ये हमने कर लिया था। नाउ वी आर ऑन 22। चलिए इस क्वेश्चन को सभी लोग बताएं क्या आंसर आएगा। द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज x है ना, x is taking values -1, -2, 0, 1, 2 and fx is k, 2k, 3k, 4k and 5k. Then what is the value of k? है ना, इस तरह के क्वेश्चंस तो किए हैं आपने, तो बताइए कैसे करेंगे। fx is a probability function, ऊपर लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज, तो आपको ये बताना है कि k की वैल्यू क्या है ना? तो एज यू ऑलरेडी नो दैट सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1 है ना। सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इज k, सेकंड प्रोबेबिलिटी इज 2k, थर्ड 3k, 4k एंड 5k। सो व्हाट इज द समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज? इन सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा? k plus 2k plus 3k plus 4k plus 5k 15 सर। 15k है ना। सो 15k मस्ट बी इक्वल टू 1 है ना। किसी भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा है कि समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज आर ऑलवेज 1। सो 15k इक्वल टू 1, दैट्स व्हाई k इक्वल टू 1 by 15। सो आंसर सी इज करेक्ट है ना, ऑप्शन 3 इज करेक्ट है ना। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी लॉजिकल। चलिए इसको बताइए अब आप। इफ fx इक्वल टू 1 by 10, x इक्वल टू 10, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज, चार ऑप्शन है आपके पास, एक 0, एक 6/8, एक 1 और एक -1। ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अभी वो करेंगे तो बड़े आराम से आप इसे निकाल पाएंगे है ना। हाँ सर, नहीं नहीं मेरी क्लास हो रही है सर। अच्छा अच्छा, तो मैं लाइब्रेरी में हूँ, कुछ लाया है क्या? क्या लाया है? तो दे जाए मुझे, यहाँ लाइब्रेरी 202 में दे जाए है ना, 202 में दे जाए। हाँ जी, क्या आंसर, कैसे सॉल्व करोगे इसको बताओ, तरीका बताइए कोई भी। अंकुर, प्रत्युष, हेमंत, सचिन, देखो निकालना क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ x इंटू एफ एक्स, समेशन ऑफ x इंटू एफ एक्स, यही तो होता है। तो x इंटू एफ एक्स कर दीजिए, कितना आएगा? 1 सर। x is 10, fx is 1 by 10, 10 into 1 by 10 कितना हुआ? 1। so 1 इसमें ऑप्शन देखो है कहीं? yes, ऑप्शन C is 1, so the answer is option C। yes, very good। now come to this question, ये वेरिएंस का क्वेश्चन है। if variance of x is 5, variance of y is 10, then variance of 2x plus y is, बताइए कितनी होगी? 20। कितनी? 20? नहीं, यस सर। 20 तो नहीं होना चाहिए। आपने 20 कैसे निकाला है? सर 2x यानी वेरिएंस ऑफ x इनटू 2। अच्छा, 2 into 5 कर दिया आपने। यस सर। 2 5 जा 10 प्लस 10 20। नो, ऐसा नहीं होगा। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू के केस में तो ऐसा होता है ना। लेकिन वेरिएंस के केस में क्या होता है, जो भी कांस्टेंट आपको मिल रहा है ना, इस कांस्टेंट का स्क्वायर हो जाता है ना। वेरिएंस ऑफ ax, a मान लो कोई कांस्टेंट है, तो वेरिएंस ऑफ ax इज गिवन बाय a1 स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ x। तो कांस्टेंट का स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो पहले आप 2 का स्क्वायर करिए, कितना हुआ? 4। 4 इंटू वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स 20। कितना? 5, 4 5 जा 20 20। प्लस, अब यहाँ तो 1 y है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू वेरियंस ऑफ y, वो हो जाएगा 1 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 10, तो 4 5 जा 20 प्लस 10 30, 30 आंसर आना चाहिए।
इसमें देखो 30 ऑप्शन है क्या? सर डी ऑप्शन होगा। देखते हैं उसको। हाँ यस, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना, डी आना चाहिए। यस, आंसर डी इज करेक्ट, है ना। ध्यान रखिएगा वेरिएंस में स्क्वायर हो जाता है। यदि मुझे ये एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी होती 2x प्लस वाई की, है ना, तो उस केस में, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू दी होती, एक्सपेक्टेड ऑफ x इज 5 एंड एक्सपेक्टेड ऑफ y इज 10, तब उस केस में प्रत्युष जो आप पहले बता रहे थे 20, वो आंसर ठीक होता। वेरिएंस में कांस्टेंट का स्क्वायर होता है, ठीक है, गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a discrete probability function is always non-negative, negative, 1, 0। तो ये तो नॉन नेगेटिव ही आएगा, है ना, नॉन नेगेटिव होना चाहिए डिस्क्रीट वाला, सही है। ऑप्शन 26, in a discrete probability distribution the sum of all the probabilities is always equal to, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, 1, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन 27, the suitable graph of a probability function of a discrete random variable is, ग्राफ की शेप कैसे होती है? कर्व होता है, हिस्टोग्राम। होता है, हिस्टोग्राम होता है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन सर डी। डी, डी देखो हिस्टोग्राम नहीं है, हिस्टोरीग्राम है, वो भी स्पेलिंग देखिए उसकी। अच्छा अच्छा ठीक है सर, तो सी होगा सर। मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑप्शन सी आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम, है ना। जस्ट वेट, ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन सी आना चाहिए, है ना, प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम आना चाहिए। देखते हैं, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्रोप्रिएट ग्राफ ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पीडीएफ का ग्राफ कैसा होता है? कर्व होता है, हिस्टोग्राम होता है, पॉलीगन होता है, नन ऑफ देम? हाँ, वो तो कर्व ही आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, तो इट कैन टेक एनी वैल्यू, है ना, और डिस्क्रीट में तो वो फिक्स वैल्यू होती है, इसलिए वो हिस्टोग्राम होता है। तो यहाँ पे कर्व आना चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरी गुड, है ना, 1 सही है। नाउ क्वेश्चन 29, a variable which can assume all the values in the range of a random variable is called, अच्छा इसको अंकुर चौहान आंसर देंगे। अंकुर चौहान सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आपके लिए मतलब बिल्कुल सही आना आएगा, बताओ। A variable which can assume all the values in the range of a random variable is called finite, infinite, continuous, और चौथा ऑप्शन है discrete। क्या आएगा? अभी जस्ट आपने क्वेश्चन किया है सबसे पहले ये वाला। यस सर, कंटिन्यूअस सर। कंटिन्यूअस, तो आंसर सी इज करेक्ट, है ना। कोई भी वेरिएबल किन्हीं दो के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, देन इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है, तो आंसर सी आना चाहिए, यस। अब 30 क्वेश्चन, टोटल एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू, तो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन टोटल एरिया जो कर्व के नीचे होता है वो कितना होता है? 0 होता है, 1 होता है, -1 होता है, नन ऑफ देम। तो टोटल एरिया 1 होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1, और एरिया प्रोबेबिलिटी को बताता है, तो इसका आंसर भी 1 होना चाहिए, है ना। कंटिन्यूअस में जो एरिया होता है वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू, टोटल वैल्यू 1 हो सकती है, तो आंसर बी इज करेक्ट, ठीक है। अब 31, an expected value of a random variable is equal to its variance, standard deviation, mean, covariance। बताओ एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके बराबर होती है? मीन। बिल्कुल सही है, आंसर सी इज करेक्ट, यस। नाउ क्वेश्चन 32, the probability of a continuous random variable x taking any particular value k is always, बताइए, नेगेटिव, 0, 1, none of them। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है ना, रिपीट है ये क्वेश्चन, अभी हो चुका है इस तरह का क्वेश्चन। किसी कांस्टेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में? अभी तो पढ़ रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0, यस यस, बिल्कुल सही। The probability of a continuous random variable x taking any particular value k, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू लेना है, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी k मतलब कांस्टेंट हो गया, पर्टिकुलर वैल्यू, तो आंसर 0 आना चाहिए, मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट, यस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएंस ऑफ 4x + 8 क्या आएगा बताओ? आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी। 12 वेरिएंस x, 4 वेरिएंस x + 8, 16 वेरिएंस x। 16 वेरिएंस x, यस, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और वेरिएंस ऑफ x, और 8 का जो वेरिएंस है वो 0 हो जाएगा, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट की वेरिएंस 0 होती है,
यस तो सर, एक्सपेक्टेड वैल्यू में नहीं होता है ऐसा। एक्सट्रैक्ट वैल्यू में ऐसा नहीं होता है। यस, तो ये हो जाएगा 16 वेरिएंस एक्स, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। यस, ऑप्शन 3 इज राइट। गुड, ठीक है, इनको अभी हम छोड़ देते हैं। थोड़ा सा सिस्टम सिमुलेशन के क्वेश्चन भी करने हैं। चलिए इसको बताइए। A discrete probability function is always non-negative and always lies between 0 to infinity, 0 to 1, -1 to +1, -infinity to +infinity. Discrete probability function किसके बीच लाई करता है? Probability किसके बीच लाई करती है? Between 0 to 1? हाँ, तो discrete probability function क्या होता है? वो probability को ही तो बताता है। तो आंसर क्या आना चाहिए इसमें? ऑप्शन शुड बी बी। बी ऑप्शन होना चाहिए, 0 to 1। Yes, option 2 is correct. The probability density function cannot exceed. बताइए इसमें क्या आंसर आएगा? 0, 1, mean, infinity. Probability density function cannot exceed 0, 1, mean, infinity. 1 है ना, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता एरिया। 1 हाँ, 1 ही आएगा। अब देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया था इसका। द हाइट ऑफ पर्सन इन ए कंट्री, अंकुर चौहान बताइएगा। द हाइट ऑफ ए पर्सन इन ए कंट्री इज रैंडम वेरिएबल ऑफ द टाइप डिस्क्रीट है, Yes, sir. कंटीन्यूअस है, बोथ ए एंड बी है, नाइदर। क्या आएगा? एंड सर कंटिन्यूस है। कंटीन्यूअस है। हाइट ऑफ ए पर्सन अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था ना। नहीं नहीं सर, डिस्क्रीट आएगा सर। क्यों डिस्क्रीट क्यों आएगा बताओ, कारण बताओ। जैसे किसी क्लास में बच्चे हैं या किसी शहर में पॉपुलेशन है, मान लो 10,000 लोग रहते हैं किसी गांव में, ठीक है। अब उन गांव के लोगों की हाइट मेजर करो, है ना। तो गांव में बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चों की हाइट तो कम होगी ना। किसी की हाइट पता लगा 1 फीट है, किसी की हाइट 1.5 फीट है, किसी की हाइट 1.1 फीट है किसी या सेंटीमीटर्स में नाप रहे हो मान लो, तो किसी की हाइट पता लगा 20 सेंटीमीटर, किसी की 40 सेंटीमीटर, किसी की 160 सेंटीमीटर, किसी की 160.1 सेंटीमीटर है, किसी की Yes, sir. 160.01 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर होगा? ये आंसर क्या आएगा? डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? सीधी सी बात है, कंटिन्यूअस आएगा। यस सर। Because, हाँ, क्योंकि ये कोई भी वैल्यू ले सकता है बिटवीन एनी रेंज, इसी रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो आंसर आना चाहिए बी। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। मेरे ख्याल से अब आपको अंकुर क्लियर हो गया होगा कि क्या फर्क होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में। यस सर। ठीक है, हाँ यस सर। बिल्कुल। मान लो मैं किसी क्लास के मार्क्स ले रहा हूँ, मान लो किसी क्लास में 60 बच्चे हैं और मैं Yes, उनके फिजिक्स सब्जेक्ट के मार्क्स की लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। यस सर। तो पेपर हुआ मान लीजिए 100 का, तो 100 में किसी बच्चे के मार्क्स जो भी आएंगे रैंडम तो है ही है ये, कोई Yes, बच्चा sir. 90 पाएगा, कोई 10 पाएगा, कोई 0 पाएगा, कोई फेल हो जाएगा, है कि नहीं। 100 नंबर के Yes, sir. पेपर किसी बच्चे के मार्क्स रैंडम है। तो ये वेरिएबल जो है मार्क्स का भी जो वेरिएबल है, ये कैसा है? डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है? बताओ सोच के। मैम सर कंटिन्यूस रहेगा ना? कंटिन्यूस रहेगा ना? कंटिन्यूअस। अब देखो, जनरली आप देखोगे तो मार्क्स जो आते हैं, आप मार्कशीट देखेंगे, अपनी कोई भी मार्कशीट देखेंगे, तो 100 में बच्चे के नंबर या तो 98 होंगे या 90 होंगे और या 91 होंगे। 90 और 91 के बीच में 90.5 भी होते हैं क्या? किसी मार्कशीट में देखा है ऐसे लिखा हुआ कि 90.5? मेरे ख्याल से हम मार्क्स को क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं जनरली, है ना। हम राउंड ऑफ कर देते हैं, जैसे किसी के 39.5 आए तो हम उसको 40 कर देते हैं, है ना। तो फाइनल मार्क्स जो होते हैं वो वही होते हैं, मतलब पॉइंट में नहीं हो सकते मार्क्स। तो फिर उस केस में ये वेरिएबल कैसा वेरिएबल हो जाएगा? डिस्क्रीट वेरिएबल हो जाएगा, है ना। क्योंकि या तो ये वैल्यू 90 ले सकता है या 91 ले सकता है, ये 90.5 नहीं ले सकता है, ठीक है। और मान लीजिए कोई टीचर ऐसा है कि वो तो भैया बोल रहा है कि मैं तो पॉइंट में भी मार्क्स दूंगा, है ना, 90.25 भी दूंगा, 90.5 भी दूंगा, है ना। तो उस केस में फिर ये वेरिएबल कंटिन्यूअस वेरिएबल माना जाएगा। डिपेंड करता है कि उसको टीचर की मार्किंग स्कीम क्या है ना। लेकिन जनरल वे में लेकिन जनरल वे में जो मार्किंग स्कीम्स होती हैं वो डिस्क्रीट के हिसाब से होती हैं मार्क्स में, ठीक है। तो मार्क्स ऑफ ए क्लास वो डिस्क्रीट वेरिएबल आएगा, और हाइट ऑफ ए क्लास
वो कंटिन्यूअस वेरिएबल आएगा। यस सर। ठीक है, गुड। तो चलिए आगे चलते हैं। A random variable is also called, random variable को और क्या कहते हैं? चांस वेरिएबल, स्टोकेस्टिक, कांस्टेंट, बोथ ए एंड बी। कांस्टेंट तो नहीं कहते हैं, है ना? चांस वेरिएबल बोल सकते हैं, स्टोकेस्टिक भी बोल सकते हैं। तो आंसर डी शुड बी करेक्ट, डी होना चाहिए। यस, चलो इसको बताओ। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या आएगा चारों में से? द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन fx is equal to, कौन सा आना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। हाँ, कौन सा आना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं आना चाहिए सर ए आना चाहिए, है ना? चलो देखते हैं क्या आंसर है। ऑप्शन 2, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, यस बी ही आएगा। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या कहते हैं? fx का मतलब क्या होता है? x इज लेस देन इक्वल टू x ही होता है ना? x इज लेस देन इक्वल टू 0.4, है ना? मान लीजिए मैं f4 कहता हूं तो इसका मतलब है x इज लेस देन इक्वल टू 0.4। ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में x लेस देन इक्वल टू x, बी ही आना चाहिए। ठीक है, 43। अब ये सिस्टम सिमुलेशन शुरू हो रहा है यहाँ से, है ना? अब रैंडम वेरिएबल खत्म हो गया, तो फिल इन द ब्लैंक में बताओ क्या आएगा। डेफिनेशन दी हुई है, दिस इज कंसीडर्ड ए न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन टेक्निक यूज्ड इन कंजक्शन विद डायनामिक मैथमेटिकल मॉडल्स, है ना? तो ये डेफिनेशन किसकी है? एनालिसिस, सिस्टम सिमुलेशन, या फिर डायनामिक कंप्यूटेशन, या नन ऑफ द अबव। तो ये डेफिनेशन सिस्टम सिमुलेशन की है। सिस्टम सिमुलेशन इज कंसीडर्ड टू ए न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। आप कंप्यूटर पे सिमुलेशन करते हैं ना, आपने किया था, अभी कई सारे करेंगे, केमिकल रिएक्टर का किया है, और आपने किस किस का किया है? परसुइंग प्रॉब्लम का किया है, और बताइए जरा एग्जांपल क्या क्या किया है आपने? एक्सटीरियर बालिस्टिक्स का किया है ना? प्रोजेक्टाइल का। केमिकल रिएक्टर किया है ना? बालिस्टिक्स किया है, और आपने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का भी किया है, पाई की वैल्यू का भी किया था, रैंडम वाला जो ड्रिंकर मैन प्रॉब्लम है उसका भी किया था। तो ये सब न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन जो है, ये क्या है? सिस्टम सिमुलेशन का ही डेफिनेशन में है ये, है ना? तो सिस्टम सिमुलेशन इज ए टेक्निक, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन टेक्निक ही है। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन टेक्निक, सिस्टम सिमुलेशन का मतलब इट इज ए न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन टेक्निक। ठीक है, तो इसमें आंसर बी आना चाहिए। देखते हैं क्या आंसर है। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब इसको बताइए, विच सिस्टम मॉडल अप्लाइज कंप्यूटेशनल प्रोसीजर्स टू सॉल्व। बताओ कौन सा मॉडल आएगा जिसमें हम कंप्यूटेशन करते हैं कंप्यूटर से? डायनेमिक मॉडल में, स्टैटिक मॉडल में, एनालिटिकल मॉडल में, न्यूमेरिकल मॉडल में? तो मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल मॉडल आना चाहिए। देखो हमने जो अभी बनाया था एक्सटीरियर बालिस्टिक्स वगैरह में या किसी में भी, तो हमने क्या किए हैं? ये हमने न्यूमेरिकल सिमुलेशन ही किए हैं, न्यूमेरिकल मॉडल ही है एक तरह का, है ना? हम वैल्यूज को अपडेट करते जा रहे हैं। एक छोटा सा टाइम लेते हैं 0.01 सेकंड का, और उस टाइम के बाद में हम वैल्यूज को अपडेट कर रहे हैं। जैसे एक्सटीरियर बालिस्टिक्स में हम वेलोसिटी को अपडेट कर रहे हैं, है ना? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को अपडेट कर रहे हैं, है ना? उसकी एक्स कोऑर्डिनेट को अपडेट कर रहे थे, वाई कोऑर्डिनेट को अपडेट कर रहे थे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को अपडेट कर रहे थे। सर इसमें भी मेरे ख्याल से डी आना चाहिए, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। गुड। नाउ क्वेश्चन 45, बताइए क्या आएगा। Which system model applies deductive reasoning of the mathematical theory to solve a model? तो डिडक्टिव रीजनिंग कौन से मॉडल में अप्लाई होती है? बताओ, डिडक्टिव रीजनिंग कौन से मॉडल में अप्लाई होती है? डायनामिक में, स्टैटिक में, एनालिटिकल में, न्यूमेरिकल में? तो इसमें आंसर आना चाहिए, बताओ क्या आना चाहिए? एनालिटिकल आना चाहिए। डिडक्टिव रीजनिंग, है ना? एनालिटिकल इक्वेशंस होती हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन की y = mx + c, है ना? या पैराबोला, या जो भी जिस चीज के हमारे पास फॉर्मूले अवेलेबल होते हैं, है ना? ये इक्वेशन है, तो वो डिडक्टिव रीजनिंग है ना?
तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी आना चाहिए इसमें। देखते हैं, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसमें आइए, ध्यान रखिएगा डिडक्टिव रीजनिंग एनालिटिकल मॉडल में होती है। विच मॉडल फॉलोज द चेंजेस ओवर टाइम दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द सिस्टम एक्टिविटीज। टाइम के हिसाब से यदि चेंज हो रहे हैं वैल्यूज में, तो उस मॉडल को कौन सा मॉडल कहते हैं? डायनामिक, स्टैटिक, एनालिटिकल, न्यूमेरिकल? सर डायनेमिक। डायनामिक होना चाहिए ऑप्शन। यस, डायनामिक का मतलब ही है जिसमें टाइम के हिसाब से वैल्यू बदल रही है। अच्छा, which model can only show the values that system attributes take when the system is in balance? स्टैटिक। Dynamic, static, analytical model और numerical? तो इसमें क्या आना चाहिए? स्टैटिक। Static आना चाहिए। यस, वेरी गुड। अब इसको बता दीजिए आप। 48 mathematical models are based on, option B is correct, use symbolic notation and mathematical equation to represent a system. ठीक है, equations. Physical models are based on analogy between the systems. मैं कुछ अब अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूँ, इसको भी छोड़ते हैं। जी आइए, इसमें बताइए, यहां से चलते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं। हाँ, ये बताइए, क्वेश्चन 56 का आंसर कौन बताएगा? बताओ। 55, 56। A system which does have exogenous activity, तो मैंने क्लास में पढ़ाया था। एक्सोजीनियस एक्टिविटी किसी सिस्टम के साथ होती है तो सिस्टम को कैसा सिस्टम कहते हैं? ओपन या क्लोज, या फिर बोथ, या नन? जैसे जीएलए यूनिवर्सिटी मान लीजिए एक सिस्टम है, ठीक है? तो यदि जीएलए यूनिवर्सिटी की बाउंड्री है ना, इस सिस्टम की जो बाउंड्री है उस पर यदि इफेक्ट पड़ता है किसी और चीजों का, तो ओपन सिस्टम होगा, तो फिर उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम कहेंगे। और यदि इफेक्ट नहीं जैसे जैसे थर्मोडायनेमिक में हम पढ़ते हैं ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी ट्रांसफर, वैसे ही हम समझ सकते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल वही चीजें हैं लगभग, मतलब वहाँ हीट और एनर्जी के एस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, और यहाँ पे हम वैसी एक्टिविटीज के बारे में भी, मतलब सिस्टम पे यदि इफेक्ट पड़ रहा है किसी भी चीज का, तो हम उन चीजों को भी देख रहे हैं। जैसे जीएलए यूनिवर्सिटी में मान लीजिए किसका इफेक्ट पड़ता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, है ना? तो इट इज ओपन सिस्टम। मतलब ऐसा नहीं है कि ये और भी सिस्टमों से इफेक्टेड होता है, ठीक है? तो ओपन सिस्टम ही आना चाहिए। सही है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन 57 बताइए, ए सिस्टम विथ नो एक्सोजीनियस एक्टिविटी, तो जस्ट अपोजिट है उसका, क्लोज सिस्टम। तो इसमें क्लोज्ड आना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस। एग्रीगेशन इज ए, इसमें बताइए क्या आएगा? एग्रीगेशन इज ए कंबाइनिंग इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स टू फॉर्म ए सिस्टम। इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट को कैसे कंबाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे हम जीएलए यूनिवर्सिटी में किस किस को कंबाइन कर रहे हैं बताओ? जीएलए यूनिवर्सिटी में देखो, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, फार्मेसी है, पॉलिटेक्निक है, बहुत सारे अलग अलग सब सिस्टम है यहाँ पर। एक सिस्टम के अंदर फिर बहुत सारे सब सिस्टम मान सकते हो आप। जैसे अप्लाइड साइंस का अलग सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, ये सब अलग अलग सिस्टम है। तो इन सभी सिस्टमों का या डिपार्टमेंटों का एग्रीगेशन करें तब एक फाइनल सिस्टम बनता है। तो यहाँ पे एग्रीगेशन माने एकीकरण एक तरह से। तो एग्रीगेशन इज ए कंबाइनिंग इनफाइनाइट ऑफ, इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता है ना, इज द एक्सटेंट टू विच द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर इनटू लार्ज एंटिटीज। बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। कौन सा आंसर आना चाहिए? बी। बी आना चाहिए, है ना? देखते हैं क्या आंसर दिया हुआ है। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो अब ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इन ए बैंक सिस्टम व्हाट इज कस्टमर? बैंक के सिस्टम में कस्टमर क्या है? एंटिटी है, एक्टिविटी है, एनवायरनमेंट है, नन ऑफ द अबव। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तो हमने पढ़े थे ना, पोस्ट ऑफिस का सिस्टम, होटल का सिस्टम, रेस्टोरेंट का सिस्टम, है ना? उसमें हमने एक टेबल बनाई थी कि एंटिटी कौन है, एक्टिविटी कौन है। सर एंटाइटी। एंटाइटी, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
है ना. So customer is a entity. Okay, option 1 is right. Good. A simple market model is an example of physical model, dynamic physical model, static mathematical model, dynamic mathematical model. क्या आएगा बताओ. सिंपल है. तो स्टैटिक फिजिकल मॉडल ही होना चाहिए. देखते हैं. यस. फैक्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ. बताओ फैक्ट्री को क्या कहोगे, एट्रीब्यूट या एंटाइटी या सिस्टम. जैसे जीएलए यूनिवर्सिटी को आपने क्या कहा, इट इज ए सिस्टम. तो उसी तरह से फैक्ट्री को आप क्या कहोगे, इट इज ए सिस्टम और इट इज एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट मींस प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी. और एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब समथिंग विच इज चेंजिंग द स्टेट वेरिएबल्स, है ना, समथिंग विच इज चेंजिंग द स्टेट वेरिएबल्स. जैसे जीएलए के अंदर एडमिशन इज एन एक्टिविटी, है ना, तो एडमिशन होने से स्टेट चेंज होती है. एनवायरनमेंट क्या आना चाहिए फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री इज ए सिस्टम. बस 4-5 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे. सिस्टम इज डिफाइंड एज. बताओ चारों में से कौन सा आएगा. सिस्टम का मतलब क्या है, एग्रीगेशन और असेंबलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को असेंबल करना. जैसे हम जीएलए यूनिवर्सिटी में अभी बहुत सारे डिपार्टमेंटों को असेंबल कर रहे थे. कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन कर देना. डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, नन ऑफ द अबव. ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना, क्या वो सिस्टम होता है. तो अब इसमें सर ए आना है. एग्रीगेशन. अच्छा बताओ बी क्यों नहीं आएगा, बी क्यों नहीं आएगा ये बताओ. बी भी तो कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है. एग्रीगेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है. सर बहुत सारी सिस्टम को मिलाकर एक लार्ज एंटिटी में कन्वर्ट कर देना एग्रीगेशन होता है सर. नहीं, सिस्टम को तो एंटिटी में नहीं कन्वर्ट कर सकते. सिस्टम के अंदर एंटिटी होता है, एंटिटी होती है. जैसे जीएलए यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट को हम एक एंटिटी मानेंगे, ठीक है. जीएलए यूनिवर्सिटी के अंदर कोई एम्प्लॉय है ना, तो वो एक एंटिटी है. कोई फैकल्टी है तो वो एक एंटिटी है. जैसे मैं राजकुमार शर्मा इज एन एंटिटी इन द सिस्टम जीएलए यूनिवर्सिटी, सो आई एम द एंटिटी. अब मेरे कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, है ना. जैसे मैंने बीटेक कहाँ से किया, है ना, या मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरा एम्प्लॉय आईडी क्या है. दीज आर माय प्रॉपर्टीज, ठीक है. तो ऐसी स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज होंगी, उसका एक यूनिवर्सिटी रोल नंबर होगा, या उसका कोई एक एड्रेस होगा, उसका कुछ फादर्स नेम होगा, बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी. उसकी कुछ एज होगी, है ना, उसका कोई ब्लड ग्रुप होगा. मतलब सिस्टम को अपन अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है आपसे कि ए तो होगा, बिल्कुल सही है कि एग्रीगेशन एंड असेंबलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, आपका आंसर ठीक है. बट कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं होगा. कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट्स को जोड़ना तो है, लेकिन इस तरह से जोड़ना है कि टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल, टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल. तो एग्रीगेशन और कॉम्बिनेशन में यही फर्क है. एग्रीगेशन का मतलब दो चीजें आपस में इस तरह से ऐड होती हैं, जुड़ती हैं कि वो एक कॉमन गोल को अचीव करती हैं, ठीक है. और कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि वो जुड़ गए लेकिन वो उनका गोल एक है नहीं है, या उनका गोल अलग अलग है, दैट डजंट मैटर. तो ऑप्शन ए आना चाहिए यहाँ पर, है ना. मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग. चलिए क्वेश्चन 63, है ना. मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ जरा 2-3. विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट सिस्टम एंड सिस्टम एनवायरनमेंट. बताओ क्या आएगा. सिस्टम और सिस्टम एनवायरनमेंट को जो सेपरेट करता है उसका क्या नाम है. एक्टिविटी है, बाउंड्री है, इंटाइटी है, ऑल ऑफ द अबव है. बाउंड्री. बाउंड्री बिल्कुल सही है. बाउंड्री ही सेपरेट करती है सिस्टम को सिस्टम एनवायरनमेंट से. तो बी आएगा आंसर, बिल्कुल सही है. ठीक है. सॉफ्टवेयर्स हैं, देखो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम है.
एडवांस लिंक मार्क एंड क्यू ब्लॉक्स आर यूज्ड इन विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में यूज होते हैं? तो जीपीएसएस जो लैंग्वेज है उसमें ये वाले ऑप्शंस होते हैं, लिंक मार्क एंड क्यू, है ना। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे हम लोग इसको, है ना। इसको भी छोड़ते हैं। ये बताइए, स्पीड एंड डिस्टेंस इन द ट्रैफिक सिस्टम आर, क्या कहोगे? ट्रैफिक के सिस्टम में स्पीड और डिस्टेंस क्या है? एंटाइटी है, एट्रीब्यूट्स हैं, एक्टिविटी है, एनवायरनमेंट है, क्या है? सर एक्टिविटी। एक्टिविटी तो नहीं है सब बी। हाँ, बी आना चाहिए। देखो, स्पीड और डिस्टेंस ये प्रॉपर्टी में आएगा, क्योंकि ट्रैफिक सिस्टम है, तो ट्रैफिक सिस्टम में व्हीकल हो गई एंटाइटी। अब व्हीकल की प्रॉपर्टी क्या है? व्हीकल किस स्पीड पर रन कर रहा है ना, व्हीकल की स्पीड किस स्पीड पर रन कर रहा है। दूसरा, व्हीकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। तो ये जो दो आइटम यहाँ दे रखे हैं फिलहाल, और भी प्रॉपर्टी बहुत सारी हो सकती है व्हीकल की, है ना। व्हीकल की टैंक कैपेसिटी क्या है, व्हीकल का कलर क्या है, व्हीकल 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, टाइप ऑफ, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो फॉर जस्ट एग्जांपल यहाँ पे स्पीड एंड डिस्टेंस इन द ट्रैफिक सिस्टम, तो ये प्रॉपर्टी यानी कि एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो आंसर बी शुड बी करेक्ट। देखते हैं, यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन 69 देखिए, मैसेजेस इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में मैसेजेस क्या हैं? बताइए चारों में से, एंटाइटी, एट्रीब्यूट, एक्टिविटी, एनवायरनमेंट। सर एक्टिविटी। नो, इसमें भी एट्रीब्यूट ही होगा ना? नहीं, एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, ये एंटिटी आएगा। देखो, कम्युनिकेशन सिस्टम में होता क्या है, बताओ क्या होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम में आप कम्युनिकेट करते हैं, चीजों को कम्युनिकेट करते हैं ना। व्हाट्सएप के माध्यम से आप कम्युनिकेट करते हैं ना चीजों को, बताओ करते हो कि नहीं करते? व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, तो आप लोगों को क्या भेजते हो उसमें? मैसेजेस भेजते हो। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो मैसेजेस है वो हमारे लिए क्या होती हैं? एंटिटी होती हैं। अब उन मैसेजेस की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, है ना। अब उस मैसेज की क्या होती है? प्रॉपर्टी। अब कुछ मैसेज ऐसी हो सकती हैं कि उनका डिलीवर होना अभी ही जरूरी है, मतलब दो आर इंपॉर्टेंट मैसेजेस। कुछ मैसेज ऐसी होंगी जिनका डिलीवर होना एकदम से जरूरी है, अर्जेंट मैसेजेस, है ना। और कुछ मैसेज ऐसी हैं, दे आर नॉर्मल मैसेजेस, मतलब उनकी कोई प्रायोरिटी ज्यादा नहीं है, वो अभी 24 घंटे बाद भी डिलीवर हो जाए या 2 घंटे बाद भी डिलीवर हो जाए तो नो प्रॉब्लम। तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम में है उसमें आप उन मैसेजेस को जल्दी फॉरवर्ड करेंगे जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, जिनकी हाई प्रायोरिटी होगी, है ना। तो प्रायोरिटी जो है वो क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टी हो जाएगी मैसेजेस की। ठीक है, और मैसेजेस की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? मैसेज कितना लंबा है, लेंथ ऑफ द मैसेज, है ना, उस मैसेज में कितने वर्ड्स हैं, है ना, या फिर वो मैसेज कैसा मैसेज है, इट इज ए टेक्स्ट मैसेज और इट इज ए ऑडियो मैसेज और इट इज ए वीडियो मैसेज, जो भी है। तो कुल मिलाकर के कम्युनिकेशन सिस्टम में, जैसे ट्रैफिक सिस्टम में व्हीकल एंटिटी है ना, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एंटिटी है, सिमिलरली कम्युनिकेशन सिस्टम में मैसेज एंटिटी है, हॉस्पिटल सिस्टम में पेशेंट एंटिटी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें आंसर एंटिटी आना चाहिए। देखते हैं क्या है। यस, ऑप्शन 1। डिपॉजिटिंग इन द बैंक सिस्टम, बताओ इन चारों में से डिपॉजिट करना क्या है? बैंक के अंदर आप पैसा जमा करते हैं, एक्टिविटी। तो ये क्या है? इट इज एन एक्टिविटी और इट इज एन एंटिटी। एट्रीब्यूट तो नहीं होगा, एनवायरनमेंट भी नहीं होगा, इट इज एन एक्टिविटी। यस, डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, ये सब क्या है? एक्टिविटी है। ठीक है, तो आंसर एक्टिविटी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। चलो ये बताओ, सस्पेंशन मॉडल ऑफ एन ऑटोमोबाइल व्हील इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑटोमोबाइल व्हील का जो सस्पेंशन सिस्टम है, मॉडल है, वो कैसा है? स्टैटिक फिजिकल मॉडल, डायनामिक फिजिकल मॉडल, स्टैटिक मैथमेटिकल मॉडल, डायनामिक मैथमेटिकल, क्या आना चाहिए? स्टैटिक फिजिकल मॉडल। स्टैटिक फिजिकल मॉडल है, डायनामिक फिजिकल मॉडल। चलिए देख लेते हैं, आंसर इज 2, डायनामिक फिजिकल मॉडल। ठीक है, क्योंकि
सस्पेंशन मॉडल में स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है ना टाइम से, कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, कहीं गड्ढा आ गया तो उसकी वैल्यू बदल जाती है। तो इट इज ए डायनेमिक, टाइम के हिसाब से पैरामीटर्स आर चेंजिंग, दैट्स व्हाई इट इज ए डायनेमिक फिजिकल मॉडल। तो ये हमने कुछ आज क्वेश्चंस किए हैं। तो ये मैंने मतलब ये मान लीजिए मैंने क्यों कराया आपको, मेरा सिर्फ एम ये है कराने का कि आपको आता सब कुछ है ना, लेकिन इनको थोड़ा सा रिवाइज करने से हमें और चीजें ऑब्जेक्टिव बेस्ड हमारी प्रिपरेशन हो जाती है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये है। दूसरा, चूंकि अभी एग्जाम्स ऑनलाइन ही होने वाली है तो उसमें क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर्स भी आएंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, है ना, मल्टीपल चॉइस भी आएंगे। तो टू जस्ट हैव एन आइडिया कि अभी हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरह का है, उसके आइडिया देने के लिए ये क्वेश्चंस मैंने अभी आपको आज कराए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग थोड़ी अपनी तैयारी इस रूप में भी जरूर कर लें, है ना। तो आप कहें तो मैं इसको शेयर कर दूंगा आपको, है ना, इन क्वेश्चंस को, तो आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा मतलब है ना। तो these things will help you in attempting the online examination. Just have an idea. ये नहीं है कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आने वाले हैं, nothing like that. क्वेश्चन अलग ही हो सकते, अलग होंगे, अलग ही हो सकते हैं, है ना, कोई एक आध क्वेश्चन मिल गया अलग बात है, बट इट इज जस्ट फॉर एन आइडिया। ठीक है, तो मैं स्टॉप शेयर करता हूँ आज की क्लास को। तो कोई क्वेरी है प्लीज तो बोलिए, अदरवाइज आई विल एंड। यस सर, असाइनमेंट में एक वो था लॉजिस्टिक कर्व का सर। हाँ हाँ, लॉजिस्टिक कर्व है ना, तो लॉजिस्टिक sir. कर्व जो है वो बेसिकली, जैसे अभी हमने एक तो पढ़ा था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, है ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में क्या था, dx by dt इक्वल टू kx, x डॉट इक्वल टू kx। एक्सपोनेंशियल डीके मॉडल में क्या था, x डॉट इक्वल टू माइनस kx। फिर हमने पढ़ा था एक मॉडिफाइड ग्रोथ मॉडल, तो उसमें क्या था, x डॉट इक्वल टू k इंटू कैपिटल X माइनस x। ठीक है, उसके बाद लॉजिस्टिक मॉडल आता है जो कि कॉम्बिनेशन है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का और मॉडिफाइड मॉडल का, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो शुरू में तो वो बिहेव करता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की तरह, और बाद में बिहेव करता है मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की तरह। तो दोनों के कॉम्बिनेशन होने से जो कर्व की शेप मिलती है वो शेप हमें एस के फॉर्म में मिलती है। इंग्लिश का जो लेटर एस होता है वो एस के फॉर्म में उसकी शेप मिलती है, इसलिए उसको एस कर्व भी कहते हैं। लॉजिस्टिक कर्व के साथ हम उसे एस कर्व भी कहते हैं। ठीक है, और ये एस कर्व मॉडल जो है वो ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि मार्केट में ऐसा ही होता है, किसी भी कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है किसी कंपनी के द्वारा, तो शुरू में तो उसकी ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ती है, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल इज बेस्ट फॉर दैट, है ना। लेकिन समय के बाद, कुछ समय के बाद उसकी जो ग्रोथ है वो रुकने लग जाती है ना। तो यदि हम पहले मॉडल के हिसाब से देखें तो उसमें तो ग्रोथ लगातार होती ही रहती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में ग्रोथ लगातार होती रहती है, कभी रुकती नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाता है कि ग्रोथ रुकती है, किसी प्रोडक्ट की सेल की ग्रोथ रुकती है, तो उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद उसको मॉडिफाइड ग्रोथ मॉडल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉजिस्टिक मॉडल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एंड द मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, है ना। सो इट्स शेप चेंजेस टू ए फॉर्म ऑफ एस कर्व। ठीक है, बाकी बुक्स में दिया है, पढ़ लेना। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर है ओके, थैंक यू।